हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर और सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लग चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार का सीटेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले का जो साल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले का जो साल होता है उसमें भारी भरकम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपने 2018 में भी देखा होगा। 19 में इलेक्शन थे, 18 में आपको बम्पर वैकेंसीज देखने को मिली थी, है ना। तो वही वक्त आपको फिर देखने को मिल रहा है। 2023 में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये साल आपका इम्पोर्टेंट है और इस साल में हम आपका समय ज़ाया ना करते हुए, है ना, समय से ही हमने आपका ये बैच लॉन्च कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023, है ना। सीटेट जुलाई 2023 के हमने एडमिशन ओपन कर दी है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की हम आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं और ये सारी प्रिपरेशन हम कराएंगे सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही कराने वाले हैं, है ना। सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही हम इसको कराने वाले हैं और ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा, वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट अगर उसके मन में चल रहा हो, कोई भी शंका हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी कंप्लीट टीम है, पूरी टीम है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की आपको प्रिपरेशन यहाँ पर इन टीम के द्वारा करवाई जाएगी, इन टीचर्स के द्वारा कराई जाएगी और ये टीचर्स अपने आप में बेहद एक्सपीरियंस टीचर हैं, अपने अपने फील्ड में बादशाहत हासिल है। तो भाई इन टीचर्स की मदद से, इन टीचर्स के सपोर्ट से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब मैं थोड़ा सा आपको सीटेट के बारे में बता देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सीटेट का जो पहला पेपर हुआ था वो 26 जून 2011 को पहला पेपर हुआ था, है ना। 26 जून 2011 को पहला पेपर कंडक्ट करवाया गया था सीबीएसई के द्वारा और ये 31 जनवरी 2021 तक ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके ऑफलाइन मोड पर हुए थे, है ना, ऑफलाइन मोड पर हुए थे। 26 जून 2011 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक ये सारे के सारे एग्जाम्स क्या थे, ऑफलाइन मोड पर हुए थे, ठीक। अब 16 दिसंबर 2021 से लेकर 16 दिसंबर 2021 से लेकर और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 7 फरवरी 2023 तक, और ये सारे के सारे एग्जाम अब ऑनलाइन मोड पर आपके हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड पर आपके हुए, यानी टोटल मिलाकर आपके कितने एग्जाम हो गए, 60 एग्जाम हो गए। टोटल मिलाकर आपके कितने एग्जाम हो गए, 60, ठीक है। तो ये 60 एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बेस बनाकर हम आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। एनसीईआरटी पर आधारित आपकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। यानी यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको मैथ्स टीच करूंगा, हाँ, मैथ्स में आपको मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा और मैथ्स में आप सभी जानते हैं कि 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीटेट पेपर 1 में भी 30 प्रश्न आते हैं और सीटेट पेपर 2 में भी 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन 30 प्रश्न के अंदर, उन 30 प्रश्नों के अंदर आपसे पूछा जाता है बच्चे 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं मैथ्स के और कितने एग्जाम्स हो गए बच्चे, टोटल 60 एग्जाम हो गए। एक एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं, टोटल एग्जाम कितने हो गए, 60। यानी ये टोटल प्रश्न आपके हो जाते हैं 1800 प्रश्न हो जाते हैं, है ना। टोटल प्रश्न आपके कितने हो जाते हैं, 1800 प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें 900 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हो गए और 900 क्वेश्चन आपके हो गए कंटेंट के। ये सारे के सारे प्रश्न हम इस बैच में करने वाले हैं, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस बैच में करने वाले हैं विथ चैप्टर वाइज विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस बैच में आपको देखने को मिलेंगे। वो चैप्टर वाइज कंटेंट आपका क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, है ना। वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। नंबर सिस्टम से लेकर
ये लास्ट में आपको रीजनिंग के भी 5-6 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम से लेकर ये पूरा आपका सिलेबस है, ये सीटेट पेपर 1 के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस है। इससे बाहर आपको एक भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी कंटेंट के केस में, है ना। कंटेंट के केस में 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, कंटेंट और पेडागोजी, ठीक है। और ये है आपका मैथ सीटेट पेपर 2, मैथ सीटेट पेपर 2 यानी नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री तक ये मैथ सीटेट पेपर 2 का सिलेबस है। सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के मैथ्स में बहुत डिफरेंस है बच्चे, है ना, बहुत डिफरेंस है। आपको कुछ टॉपिक सेम देखने को मिलेंगे बट वो सेम नहीं होते हैं, एक एडवांस लेवल पर हर टॉपिक को इसको लेकर जाना होता है, ठीक है। हाँ जी, और ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैथ्स पेडागोजी, सीटेट मैथ्स पेडागोजी के आपके टोटल 23 टॉपिक बनते हैं। ये टोटल 23 टॉपिक बनते हैं। आप यहां पर अच्छे तरीके से देख लें और इनका स्क्रीनशॉट भी आपके पास जरूर होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स को आपको नोट भी कर लेना है, ठीक है। 1 से लेकर 23 तक के टॉपिक जो कि आपके मैथ्स पेडागोजी के रहेंगे, है ना, मैथ्स पेडागोजी के रहेंगे। हाँ जी, व्यवहारिक गणित से लेकर फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक है आपका विविध मिसलेनियस, ठीक है। ये सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए। इन सिलेबस को आधार बनाकर हम पूरी सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना अभी तक आया है, ना आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक होगा, यानी आज मैं मैथ्स को स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम करेंगे। इस टॉपिक का आप नाम रख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आज की क्लास में जो मैं आपको करवाने वाला हूं, है ना, वो किसी ना किसी चैप्टर्स में जरूर आपको वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या फिर क्वेश्चंस के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां से आपकी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद मैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ठीक है। हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे यहां पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम एडवांस लेवल पर हम इसे लेकर चलने वाले हैं, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर। होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या बोला जाता है ना। होल नंबर को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। और सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या होती है 0, और ये इन्फिनिटी तक चलती है। ये आपकी इन्फिनिटी तक चलती है, 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक चलती है। सबसे छोटा होल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट बताना है क्या होता है, 0 होता है। ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम एज इट इज नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से और इन्फिनिटी तक चलती है, अनंत काल तक चलती है, अनंत तक चलती है। काल तो मैंने अलग बोल दिया, ठीक है, अनंत तक चलती है। ओड नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ओड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या बोली जाती है, ठीक है। ओड नंबर को क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोली जाती है। वो शुरुआत होती है बच्चे 1, 3, 5, 7, यानी आप विषम संख्या को बोल सकते हैं वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसे बोला जाता है विषम संख्या बोली जाती है, ओड नंबर बोला जाता है। ध्यान रखना है ना। इन सभी का क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज हो सकता है बच्चे, है ना, तो याद रखना है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो, उसे बोला जाता है विषम संख्या बोली जाती है, ठीक। अब यहां पर देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो सभी की सभी नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या और प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या बोली जाती है ना। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोली जाती है और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोली जाती है। क्या डिफरेंस है बच्चे? किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको समझना है। देखो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, जिससे 2 से ज्यादा गुणनफल बने, उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर बोला जाता है, भाज्य संख्या बोली जाती है ना। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने, उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर बोला जाता है ना। 2 से ज्यादा कैसे बन रहे हैं यहां पर आप देखेंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4।
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। कैसे भाई? ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 4 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उसे बोला जाता है भाज्य संख्या, बोली जाती है कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने सेकंड नंबर ले लिया 6, सेकंड नंबर ले लिया 6। भाई ये जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कंपोजिट नंबर हम उन्हें बोलेंगे, भाज्य संख्या हम उन्हें बोलेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने उसे बोला जाता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या बोली जाती है ना? अभाज्य संख्या बोली जाती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे बोला जाता है प्राइम नंबर। या फिर आप इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, प्राइम नंबर वो होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे जिसके 2 फैक्टर बनेंगे, है ना? जिसके 2 फैक्टर बनेंगे, जिसके 2 गुणनफल बनेंगे, उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, लो जी आगे बात करते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो भाई मैं यहां पर एक ब्रैकेट लगा देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा अलग से ही। बच्चे वो 2 नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, सॉरी को प्राइम नंबर क्या होता है? वो दो नंबर जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो महत्तम समापवर्तक, है ना? वो 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, या फिर आप यूं भी समझ सकते हैं वो 2 नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो, जो अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो रहे हो, है ना? जो अपने आप से डिवाइड हो रहे हो या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हो, उसे बोला जाता है कोप्राइम नंबर बोला जाता है। जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, है ना? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 2 और 3 के लिए 1 ही होगी, है ना? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 1 ही होगी, जो दोनों को काट रही होगी, दोनों को काट रही होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो दोनों को काट रही होगी वो 1 ही होगी। भाई 3 और 4 को काट कौन सा नंबर काट सकता है? 1 ही काट सकता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 और 7 को काट दे? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 और 7 दोनों को काट दे? वो 1 ही हो सकता है ना? यानी कोप्राइम नंबर को आप इस तरीके से समझेंगे, वो 2 नंबर जिसका HCF 1 हो उसे बोला जाता है कोप्राइम नंबर बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या बोली जाती है। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? ये सारी चीजें आपके पता होनी चाहिए। आपके सीटेट पेपर 1 में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का सम क्या होगा, है ना? एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। एक बार एग्जाम में ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, ठीक है? और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। तो इन सभी का योग कितना होगा? 5। इन सभी का योग कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो यही इस क्वेश्चन का क्या था? राइट आंसर था। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, प्राइम नंबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि क्या प्राइम नंबर वो होते हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, जिसके 2 गुणनफल बनते हैं, है ना? जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे बोला जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोली जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 100 तक
1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आप सभी को याद होने चाहिए, है ना। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आप सभी को याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन या तो आपसे मैथ्स में पूछ लेगा प्राइम नंबर को लेकर, या फिर आपके सिलेबस में रीजनिंग भी ऐड हो गई है ना, या फिर रीजनिंग में नंबर सीरीज से लेकर एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे देखने को मिला है एग्जाम में, तो कम से कम 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं बच्चे, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं कितने? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 15 होंगे। 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 15 होंगे। और 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 10 होते हैं। ये कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर बन जाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर बन जाते हैं। ये 25 प्राइम नंबर हर एक स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, ठीक है। ये 25 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहां पर देखेंगे, सामने देखो भाई। हाँ जी, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। फिर 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, ये जो भी सर्कल कर रखे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये टोटल आपके कितने प्राइम नंबर हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सुना के दिखाओ, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए एकदम रफ्तार के साथ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये टोटल आपके कितने प्राइम नंबर हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए। हर एक प्रत्येक स्टूडेंट को ये सारे के सारे प्राइम नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक आपसे अगर पूछा जाए, 1 से लेकर 100 तक, है ना। अब काउंटिंग लिखते हो आप, है ना। काउंटिंग जब आप लिखते हो 1 से लेकर 100 तक, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है? ये 2 डिजिट है ना, ये 2 डिजिट है। ये 2 कितनी बार आता है? 3 कितनी बार आता है? 4 कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है? 6, 7, 8, 9, ये कितनी बार आते हैं 1 से लेकर 100 तक? ऐसा भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 2 से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट्स 20 बार आते हैं। 2 से लेकर 9 तक मेरे प्यारे बच्चों यहां देखेंगे, 2 से लेकर 9 तक ये सारी की सारी डिजिट्स 20 बार आती हैं, 20 बार आती हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 कितनी बार आएगा? 1 आएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 बार आएगा। 0 कितनी बार आएगा? 0 11 बार आएगा। अभी आपको यहां दिखाते हैं भाई 0 कितनी बार आता है ना। देखो 0 आता है मेरे प्यारे बच्चों 11 बार आता है। कैसे? यहां देखेंगे 0 आएगा भाई यहां पर। 0 अभी मैंने आपको बताया था कि 11 बार आता है, और 11 बार कहां आता है, कैसे आता है, यहां पर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 0 भाई कितनी बार आया? 11 बार आया। भाई ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं, तो अब जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो सबसे ज्यादा दुख इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर होता है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर होता है। ये फ्री के नंबर होते हैं, है ना। और फ्री के नंबर भाई आप मिस कर देते हो, गलत कर देते हो, ये आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपका बेस मजबूत करेगी। भाई बेस मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है, पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जमीन का साथ कहने का मतलब है बेसिक चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके माइंड पर हर समय हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसको भूलना नहीं है बेसिक चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपसे पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आता है? तो 11 बार आता है। एक बार दोबारा से बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी बार आता है? 11 बार आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हाँ जी 21 कितनी बार आता है? अगर आपसे पूछा जाए 1 कितनी बार आता है, तो मैं आपका आंसर रहेगा 21। 1 कितनी बार आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 21 आता है। हाँ जी, अभी काउंट करके देखते हैं
कि 1 कितनी बार आता है? 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। अभी काउंट करके देखते हैं। देखो भाई, इस रो के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई 11 तो ये हो गया 1, है ना। एक बार दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20, है ना, और एक ये 20 और लास्ट में एक ये 21। तो 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। ठीक है, हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 कितनी बार आता है ना, 2 कितनी बार आता है? भाई 2 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे नंबर्स 20-20 बार आते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे नंबर 20-20 बार आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कितनी बार आता है तो आपका आंसर रहेगा क्या? अभी चेक करके बताएंगे। यहां पर 20 कैसे आ रहा है? हाँ जी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो भाई आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20 और एक ये 20। तो 2 आपका कितनी बार आया है? 20 बार आया है। आपसे पूछा जाए 3 कितनी बार आएगा? वो भी 20 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? वो भी 20 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा? वो भी 20 बार आएगा। 9 कितनी बार आएगा? वो भी 20 बार आएगा। यानी 2 से लेकर 9 तक सारी की सारी डिजिट्स 20 बार आती हैं। ठीक है, और 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। ये आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, हर समय आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लो जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्वेश्चंस के अंदर जब स्क्वायर आता है तो आपको ट्रिक्स जब आपके पास होती हैं, है ना, ट्रिक्स आपके पास होती हैं तो आप उस स्क्वायर को जल्द से जल्द फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंडों के अंदर उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क उसे बोला जाता है, स्मार्ट वर्क उसे बोला जाता है जो आपका टाइम बचाए। ठीक है, जो आपका टाइम बचाए। ट्रिक्स की हेल्प से आप अपना बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकंडों के अंदर सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रिक्स हैं तो। ठीक है, तो ट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। यानी आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स के, तो मैथ्स के 30 प्रश्न आपको कैसे 20 से 22 मिनट में सोल्व करने हैं, इसके साथ तो आपको ट्रिक तो लगानी ही पड़ेगी। अरे हाँ या ना, तो वही ट्रिक मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इन ट्रिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि 5 का स्क्वायर क्या होगा। अब बच्चा जानता है कि 25 होता है ना। हाँ जी, 15 का स्क्वायर पूछा जाए, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। सेम एज इट इज 25 का स्क्वायर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 625 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि 35 का स्क्वायर बताओ, है ना, 35 का स्क्वायर बताओ, यहां पर थोड़ी हालत हो जाती है खराब। अगर आपसे पूछा जाए 65 का स्क्वायर बताओ, यहां पर थोड़ा सा बच्चा सोचने लग जाता है कि 65 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि वहां पर आप करके देखो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 35 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए बताओ 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करने का बेहद आसान तरीका अब यहां पर आप देखने वाले हैं। यहां पर देखिए, देखो भाई, सबसे पहले यहां देखेंगे यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है ना। यूनिट डिजिट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5। 5 का सबसे पहले स्क्वायर करना है। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अरे हाँ या ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10th डिजिट है, दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक। इसमें एक ऐड कर दो, 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा।
है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225 हो जाएगा, है ना। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर क्या होगा, भाई यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब यहां पर 4 में एक ऐड करो, 4 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20-25 हो जाएगा। यानी 45 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 20-25 यानी 2025 यानी 2025 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 65 का स्क्वायर करके बताना है, 65 का स्क्वायर करके बताना है, तो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 6 में एक ऐड करो, 6 में एक ऐड करेंगे कितना होगा, 7, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42-25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 42-25 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पर आपके सामने जब भी 5 आता है तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे भाई आपको ही बताना है, बताओ भाई 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 9 में एक ऐड करो, 9 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90-25 हो जाएगा, है ना। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 90-25। तो 95 का स्क्वायर आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, अब स्क्वायर आपको विदाउट पेपर पेन माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है ना, माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा, 5, सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। अब 7 में एक ऐड करो, है ना, 7 में एक ऐड करो, 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 56। यानी 56-25 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 56-25 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी अगर आपको 65 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, तो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट पर क्या है, 5। भाई 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में एक ऐड करो, 6 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42-25, है ना। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42, और बाद में क्या है, 25, यानी 42-25 हमारा राइट आंसर। माइंड में कैलकुलेशन करनी है बच्चे, माइंड में कैलकुलेशन, है ना। कोशिश करो कि पेपर पेन का कम यूज करना पड़े, बस माइंड चलता रहना चाहिए, क्योंकि माइंड की स्पीड बहुत तेज होती है। आप सभी जानते हैं कि पेपर पेन की स्पीड बहुत लो होती है। ठीक है, हाँ जी, इस चीज का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, विदाउट पेपर पेन करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके सामने डबल 1 आ जाता है ना, डबल 1 आ जाता है, यानी 1 का रिपीटेशन आ जाता है, और उसका आपको स्क्वायर करना हो, तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर सेकंडों के अंदर कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन 1 या 2 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां देखेंगे। देखो भाई, अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 121 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 111 का स्क्वायर करना हो तब थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है कि 111 का स्क्वायर कैसे करें। अब कुछ स्टूडेंट अगर एग्जाम में यहां पर इस तरीके से करेंगे, है ना, इसको 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई काहे हमें ऐसा करना है, क्यों हमें ऐसा करना है, हमें डायरेक्ट शॉर्टकट लगानी है। कैसे, यहां देखेंगे। भाई 111 का स्क्वायर करना है, बताओ भी कितने इक्के हैं, कितने इक्के हैं, 3 इक्के हैं, तो 3 तक लिखो, 1 2 3। भाई कितने 1 थे, 3 1 थे, तो 3 तक लिखो। ठीक है, फिर वापस आ जाना है ना, हमें 1 2 3 3 तक काउंटिंग लिखी, फिर वापस आ जाना है। ठीक, जैसे आपको आपके सामने 4 इक्के आ जाते हैं, आपके सामने 4 इक्के आ जाते हैं,
तो सबसे पहले आपको 4 तक पढ़ना है, सबसे पहले आपको 4 तक पढ़ना है, फिर वापस आ जाना है, फिर वापस आ जाना है। यानी यहां पर 1111 का जो स्क्वायर होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। अगर आपके सामने 5 इक्के आ जाएं, अब कितने मर्जी इक्के आ जाएं, अब आपका स्क्वायर विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कितने इक्के हैं? 5 इक्के हैं, तो 5 तक लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे, अब वापिस आ जाएंगे, अब वापिस आ जाएंगे, है ना। तो इसका स्क्वायर आपका क्या होगा? ये वाला स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने 1 1 का रिपीटेशन चल रहा हो, है ना, इक्को का रिपीटेशन चल रहा हो, तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिला है, ठीक है। आपके सीटेट पेपर 1 के अंदर, सीटेट पेपर 1 के अंदर एक पैटर्न का टॉपिक आता है, पैटर्न का टॉपिक आता है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो भाई डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट पेपर पेन के, ठीक है। लो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर आपको 9 का रिपीटेशन देखने को मिले, 9 का रिपीटेशन देखने को मिले, 9 बार बार आ रहा हो, उसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, इसकी भी ट्रिक है, इसको भी आप डायरेक्ट ट्रिक के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर। बस इस बार एक बार ट्रिक को ध्यान से समझना है ना, इस ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना है। चंद सेकंडों में इसको आप सोल्व करेंगे, यानी बड़े से बड़ा अगर नंबर आ जाए जिसका 9 रिपीटेशन चल रहा हो, बार बार 9 आ रहा हो, उसका आप चंद सेकंडों के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। बस ध्यान से समझना है क्या है ट्रिक। यहां देखेंगे भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, सिंपल। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए कि 999 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को आ जाती है दिक्कत, है ना, दिक्कत आ जाती है। तो बच्चे डरने की क्या बात है ना, सब चीजें आसान होती है, हर चीजों को आसान बनाया जाता है, तो आसान बनेगी और हर चीज बनकर ही रहेगी, है ना। तो यहां पर देखेंगे 999 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट पर 9 है, यूनिट डिजिट पर 9 है, इसको हमें छोड़ देना है ना, इसको हमें छोड़ देना है। यूनिट डिजिट पर 9, एक 9 को हम छोड़ देंगे, भूल जाओ भाई, एक 9 था भी सही, ठीक है। कितने 9 बचे? एक 9 बचा। कितने 9 बचे मेरे प्यारे बच्चों? एक 9 बचा है। हाँ जी, यहां पर देखेंगे यूनिट डिजिट पर क्या है? 9, एक 9 को छोड़ देना है, जितने 9 बचे उतने 9 लिख देने हैं। यूनिट डिजिट के 9 को छोड़ देना है, जितने 9 बचे उतने 9 लिख देने हैं, है ना। और जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख देनी है, उतनी ही 0 लिख देनी है। एक बार दोबारा से, हाँ जी, यूनिट डिजिट पर 9 है, एक 9 को छोड़ देना है, एक 9 को छोड़ देना है, जितने 9 बचे उतने 9 लिख देने हैं, ठीक है। और जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख देनी है ना। तो 9 कितना बचा था? एक, तो उतनी ही 0 हमें लिख देनी है, ठीक है। हाँ जी, अब जो हमने 9 छोड़ा था उसका स्क्वायर कर देना है। भाई 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। तो 99 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9801, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 9801 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। एक बार दोबारा से देख लो भाई, दोबारा से। हाँ जी, यूनिट डिजिट पर 9 है, यूनिट डिजिट पर 9 है, इसको छोड़ देना है, छोड़ दिया। कितने 9 बचे? 9, एक 9 बचा, है ना। कितने 9 बचे? एक 9 बचा। जितने 9 बचते हैं उतनी ही 0 लिख देनी है, जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख देनी है। जो 9 हमने छोड़ा था उसका स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। इसका राइट आंसर होगा 9801, हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 999 का स्क्वायर फाइंड आउट करके बताओ, 999 का स्क्वायर फाइंड आउट करके बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट पर क्या है? 9 है ना। यूनिट डिजिट पर क्या है? 9, इसको छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ दिया। जितने 9 बचे, जितने 9 बचे, जितने 9 बचे उनको एज इट इज लिख देना है, और जितने 9 बचे उतनी ही 0 लिख देनी है, उतनी ही 0 लिख देनी है। और जो 9 हमने छोड़ा था, जो 9 हमने छोड़ा था उसका स्क्वायर कर देना है। उसका स्क्वायर आपका कौन सा होगा भाई? 81 होगा। उसका स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं,
अगर 4 टाइम्स 9 आ जाए, अगर 4 टाइम्स 9 आ जाए तो इसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट पर क्या है, 9 है, ठीक है। यूनिट डिजिट पर क्या है, 9, इसको छोड़ देना है। जितने 9 बचे वो एज इट इज लिख देंगे, जितने 9 बचे वो हम एज इट इज लिख देंगे, और जितने 9 बचे उतने ही हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। 3 9 बचे थे तो 3 ही हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। यानी अब 4 टाइम्स 9 आ जाए और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। इस एग्जांपल के साथ सभी स्टूडेंट्स का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने 5 9 आ रहे हैं, है ना। अब आपके सामने 5 9, सबसे पहला जो यूनिट डिजिट पर दे रखा है 9, है ना, यानी इकाई के अंक पर दे रखा है 9, उसको छोड़ देना है। जितने 9 बचे उनको एज इट इज लिख देना है, जितने 9 बचे उनको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। और जितने 9 बचे उतनी ही 0 लगानी है, जितने 9 बचे उतनी ही हमें क्या लगानी है, 0 लगानी है, ठीक है। जी, जो 9 हमने छोड़ा था उसका स्क्वायर करना है। भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो अगर आपको 5 टाइम्स आपको 9 दिखाई दे तो डायरेक्ट आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पैटर्न वाले टॉपिक में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट है तो समझना है। लो जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे। हाँ जी, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं 1 से लेकर 5 तक। ये 5 फॉर्मूले भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के लिए भी। ऐसे प्रश्न आपके सीटेट पेपर 1 में भी पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आपके सीटेट पेपर 2 में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको निकालना हो सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, भाई प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, है ना, विषम संख्याओं का योग बताओ, सम संख्याओं का योग बताओ, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का योग बताओ, है ना, और सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, और सम ऑफ क्यूब नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने आप में ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये फॉर्मूले अभी के लिए आप इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। हम नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो इन फॉर्मूले के बेस पर वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूं। यहां पर जैसे आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑड नंबर, है ना, यानी आपसे पूछा जाए कि 20 ऑड नंबर का सम बताओ, 20 विषम संख्याओं का सम बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है ना। 20 ऑड नंबर का सम आपको अगर आपसे पूछा जाए, 20 ऑड नंबर का सम आपसे पूछा जाए, 20 ऑड नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, ये 20 क्या है, n है, ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, n, ठीक है। अब फॉर्मूला कहता है कि जब हम सम ऑफ ऑड नंबर निकालते हैं तो n स्क्वायर करते हैं, है ना। फॉर्मूला कहता है जब भी हम सम ऑफ ऑड नंबर निकालते हैं तो n स्क्वायर करते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड नंबर यानी 20 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 400 होगा। ऐसा करता हूं, मैं छोटा नंबर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। छोटा नंबर ले लेता हूं, जैसे जैसे 4 ऑड नंबर का सम बताओ, 4 ऑड नंबर का सम बताओ, ठीक है। 4 ऑड नंबर का क्या बताना है, सम बताना है। तो 4 ऑड नंबर हमारी कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7, है ना। पहली 4 ऑड नंबर हमारी कौन सी होंगी, 1 3 5 7। पहली 4 विषम संख्या हमारी कौन सी होंगी, ये सब होंगी। बताओ भाई इन सभी का सम क्या है, इन सभी का सम क्या है। 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 और 5 कितना होता है, 9, और 9 और 7 कितना हो गया, 16। 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इन सभी का सम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 16 आ गया। मैंने क्या पूछा था, 4 ऑड नंबर का सम, 4 ऑड नंबर का मैंने आपसे पूछा था, सम पूछा था, सही है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर कर दो।
4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 35 ओड नंबर का सम बताओ, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 35 ओड नंबर का सम बताओ, 35 विषम संख्या का सम बताना है, और आप बच्चा बच्चा जानता है ना, जब यूनिट डिजिट पर 5 होता है, जब यूनिट डिजिट पर 5 होता है उसका स्क्वायर करना हो, तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या, है ना, देखो भाई, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 25 होगा, है ना। सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 25। अब 3 में एक ऐड कर देंगे, 3 में एक ऐड कर देंगे, क्या होगा? 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 25, है ना। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 12 25, यानी 35 ओड नंबर का सम कितना हो जाएगा? 35 ओड नंबर का सम हो जाएगा 12 25, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो भाई ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। आगे के आने वाले क्वेश्चंस में इनका डायरेक्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप सभी को नोट कर लेने हैं, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ इवन नंबर, तो आपको लगाना है n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब यहां पर देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। 1 से लेकर 100 तक आपसे पूछा जाए कि इनका सम बताओ, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा गया है प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, नेचुरल नंबर का सम बताना है। और नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये होता है भाई प्राकृत संख्याओं का योग होता है, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब n क्या होता है? n होता है भाई आपका लास्ट नंबर, n आपका क्या होता है? लास्ट नंबर होता है। तो यहां पर लास्ट नंबर क्या है? 100 है ना, यहां पर लास्ट नंबर क्या है? 100। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 100 आ गई, ठीक है। हाँ जी, n प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा, अपॉन में 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितने पे जा रहा है? 50 पे जा रहा है, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5050, यानी 50-50 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 50-50 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है? 100, 100 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 50-50 आ जाएगा, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर का सम बताओ, 50-50, है ना, खाओ ब्रिटानिया 50-50, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पर देखो 101 से लेकर 200 तक का सम बताओ। अब 101 से लेकर 200 तक का सम बताओ, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना, यहां पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है। आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक सम कितना होता है? 50-50 होता है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक सम कितना होता है? 50-50 होता है। यहां पर 101 है ना, यहां पर 101 है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर 1 है, सभी के आगे क्या है? 1 है, सभी के आगे यहां पर क्या है? 1, तो यहां पर भी आपको 1 चिपका देना है, यानी 150-50 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। 150-50 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी के आगे आगे क्या था भाई? 1 था, है ना, सभी में क्या था? 1, 50-50 तो पहले था ही, यानी 150-50 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज यहां पर सभी के आगे 2-2 लगा है ना, सभी के आगे 2-2 लगा है, तो यहां पर भी आपको 2 चिपका देना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 250-50 हमारा राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं विदाउट पेपर पेन, है ना। 201 से लेकर 300 तक का सम, 201 से लेकर 300 तक का सम 250-50 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 701 से लेकर
701 से लेकर 800 तक का सम बताओ। 701 से लेकर 800 तक का सम बताओ। तो डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देना है 750 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सभी में 7 आपको दिखाई दे रहा है, 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 750 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी सेकंडों के अंदर कोई भी चीज किस तरीके से कैलकुलेट की जाए वो बच्चे इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी इस चीज को समझ चुके होंगे, यहां तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है ना भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी 1 से 1.5 मिनट खराब होगी ही होगी। वो कैसे, देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाता अगर आप फॉर्मूले से करते 201 से लेकर 300 तक का सम निकालना होता तो आप क्या करते, आप ये करते सबसे पहले आप 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते, है ना। सबसे पहले आप क्या करते, 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते फॉर्मूले के साथ, फिर आप क्या करते, 1 से लेकर 200 तक का सम क्या करते, माइनस करते, फिर जाके आपका ये आंसर आता 250। समझ रहे हो बात को, एक बार दोबारा से समझना है ना। अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते हैं, 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते, फिर उसके बाद 1 से लेकर 200 तक का सम क्या करते, माइनस करते, तब जाके ये 250 आता। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब भी आपके सामने 2 दिखाई दे और 300 तक का सम निकालना हो तो 250 हमारा राइट आंसर। जब भी आपको 701 से लेकर 800 तक का सम फाइंड आउट करना हो और सबसे आगे क्या है, 7 है, तो 7 चिपका देना है, यानी 750 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसी को बोला जाता है स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क की ही आज के टाइम में बेहद जरूरत है। ठीक है, तो आप ये सभी करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज। भाई ये परसेंटेज जो है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की समझ जिसको है ना, परसेंटेज की समझ जिसको है उसके लिए अर्थमेटिक बहुत आसान है। जिसको परसेंटेज पे जबरदस्त पकड़ है वो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक छोड़ ही नहीं सकता है, सारे के सारे टॉपिक के ऊपर उसकी पकड़ हो जाएगी अगर इसकी परसेंटेज पे जबरदस्त पकड़ है। ठीक है, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की क्या है, जान है। तो परसेंटेज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, लगन के साथ करना है, मजबूती के साथ करना है, क्योंकि परसेंटेज मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज को भाई बड़ी बारीकी के साथ, मजबूती के साथ और बड़े ध्यान से समझना ही परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, परसेंटेज के टॉपिक में आपको वहां पर डायरेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ भी 100% क्या होगा, है ना, 100% क्या होगा, तो परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था 1/100, यानी 100 को आप क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 100 को आप क्या कर दोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 50% क्या होता है, 50% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, भिन्न के फॉर्म में लिखो, तो 50% परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 25% क्या होता है, 25% परसेंटेज को आप क्या करोगे, परसेंटेज को आप करोगे 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। इसको कैंसिल आउट करें कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, 1/4, है ना। तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि परसेंटेज को जब हम हटाते हैं, परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं, है ना। परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं, परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं, वो चीज आपकी आ जाती है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है ना। वो चीज आपकी आ जाती है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है, और फ्रैक्शन का टॉपिक भी आपके सिलेबस में है
है ना। फ्रैक्शन का टॉपिक भी आपके सिलेबस में गिवन है। और परसेंटेज से ही क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। अरे हाँ या ना, परसेंटेज से ही क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन बनता है। और फ्रैक्शन से ही क्या बनता है, परसेंटेज बनता है। फ्रैक्शन से ही क्या बनता है, परसेंटेज बनता है। कैसे बनता है, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे भाई। जैसे मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, जैसे 1/5, है ना, 1/5 मैंने कोई फ्रैक्शन ली है, एक भिन्न ली है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं भाई, किसी के मल्टीप्लाई पर 1 तो होता ही होता है ना, किसी के मल्टीप्लाई पर 1 तो होता ही होता है। और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100% है ना। 1 का मतलब क्या है, 100% है। 1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 100% है। तो ये हम लिख सकते हैं 1 की जगह 100% लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितने पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है, तो ये आपका कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 1/4। भाई किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई पर 1 तो होता ही होता है, अंडरस्टूड है, कॉमन है, ठीक है। इस 1 की जगह हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम करेंगे 100% करेंगे, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है ना। 1 का मतलब 100% होता है। इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितने पे जा रहा है, 25 पे जा रहा है ना, कितने पे जा रहा है, 25 पे। ये आपका कितना हो गया, 25% हो गया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। 33 सही 1/3 को हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या लिख रहे हैं भाई, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, जैसे मैंने यहां पर बताया था, है ना। यहीं पर ही आपको मैं करके बता देता हूं। 33 सही 1/3% का हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 33 सही 1/3 को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 100/3। 100/3 कैसे, हाँ जी, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 99 और प्लस 1। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 99 प्लस 1, कितना हो गया भाई, 100/3 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 100/3 हो गया, ठीक। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया भाई, 1/3 आ गया, 1/3। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, हाँ जी, 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है ना। 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। आपके अगर आपको सेकंडों में क्वेश्चन करने हैं, है ना, कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं, तो ये टेबल का याद होना आपके लिए बेहद जरूरी है, दोनों के लिए, सीटेट पेपर 1 के लिए भी और सीटेट पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। हाँ जी, याद करने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। तरीका क्या है, देखो भाई, देखो याद करना बेहद आसान है। कुछ वैल्यूज तो आपको हमेशा याद होती हैं भाई। 50% का मतलब आप सभी जानते हैं 1/2 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। ये सभी तो आप जानते ही है ना, ये सभी तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ वैल्यूज जो आपको याद करनी है, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर 1/3 दिखाई दे रहा है और यहां पर भी 1/3 है, यानी 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है ना। जैसे यहां पर आपको 1/5 हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे आपको यहां पर 1/9 दिखाई दे रहा है ना, जैसे आपको यहां पर 1/9 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी आपको 1/9 दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यहां पर 1/11 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको 1/11 दिखाई दे रहा है, ठीक है।
जैसे आपको यहां पर 66 से 2/3%, यहां पर 2/3 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको 2/3 दिखाई दे रहा है ना। तो इनकी मदद से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, है ना। चलो आपको एक तरीका और बताया जाता है, देखो भाई, जैसे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। जैसे भाई आप तो भाई मुझे मेरे चॉकलेट तो मुझे खिलाते नहीं है ना, ना ही मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई 20 रुपए की एक आइसक्रीम आती है, 20 रुपए की एक आइसक्रीम आती है, तो 40 रुपए की कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। 60 रुपए की कितनी आएगी, 3 आएगी, और 80 रुपए की कितनी आएगी, 4 आएगी। सही बात है भाई, 20 रुपए की एक आइसक्रीम आती है ना, 40 की कितनी आएगी, 2 आएगी भाई, 60 की कितनी आएगी, 3 आएगी, 80 की कितनी आएगी, 4 आएगी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस टेबल को कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है। मैंने आपको अपना तरीका बता दिया है कि मुझे ये टेबल किस तरीके से याद हुई, मुझे टेबल इस तरीके से याद हुई, है ना। मुझे पता है भाई 20 में एक आइसक्रीम आती है तो 1/5, 40 में 2 आइसक्रीम आती है तो 2/5, 60 में 3 आइसक्रीम आती है तो 3/5, है ना। 80 में कितनी आती है, 4 आती है, 4/5, है ना। कितना आसान हो गया भाई, ठीक है। तो टेबल को आपको बच्चे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं भाई, यहां तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए। लो जी, हाँ जी, ये सारी की सारी बच्चे जो चीज मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं, ये सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए है। ये सारी की सारी चीजें बेसिक है ना। तो यहां पर समझना आपको क्या है, देखो भाई, किसी नंबर के पावर में अगर 0 होती है, किसी नंबर के पावर में अगर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं 4, भाई 4 की पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं 5, 5 की पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 0 हो, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 0 हो तो वो भी 0 होता है ना। किसी के नंबर के मल्टीप्लाई में 0 हो तो 0 होता है। जैसे 5 के मल्टीप्लाई पर अगर 0 है तो इसका मतलब 0 ही है, ठीक है। हाँ जी, 11 के मल्टीप्लाई पर अगर 0 है तो इसका मतलब 0 ही है। 100 के मल्टीप्लाई पर अगर 0 है तो इसका मतलब 0 ही है। हाँ, किसी के मल्टीप्लाई पर अगर 0 आ जाए, किसी के मल्टीप्लाई पर अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखेंगे, लो जी। हाँ जी, किसी के अपोन में अगर 0 आ जाए, है ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाए, 0/4, है ना, 0/5, 0/7, तो इन सभी का मतलब भी क्या होता है, 0 होता है ना। इन सभी का मतलब भी क्या होता है, 0 होता है। ये बेसिक चीजें हैं बच्चे, है ना। आप एग्जाम क्लियर करके आगे जाओगे तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ 0 का फंक्शन क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भाई किसी के ऊपर अगर 0 हो, किसी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब 0 होता है ना। किसी के बटे में अगर 0 हो, किसी के बटे में अगर 0 हो, किसी भी नंबर के बटे में अगर 0 हो तो उसका मतलब इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। किसी के बटे में अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। याद रखना है, ये 4 के 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। भाई किसी के पावर में अगर 0 है तो 1 होता है, किसी के मल्टीप्लाई पर 0 है तो 0 होता है ना। किसी के नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो 0 होता है, और किसी नंबर के बटे में अगर 0 हो तो उसका मतलब इन्फिनिटी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, यहां पर देखेंगे, लो जी। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे, जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो, एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब बेस बराबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस बराबर हो, बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर जुड़ जाया करती हैं, तो पावर जुड़ जाया करती हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा x अपोन में x की पावर 1 प्लस बी, एक्स की पावर 1 प्लस बी। एक बार दोबारा से देखेंगे, जब बेस बराबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर जुड़ जाती हैं,
पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो a प्लस बी हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, जब बेस बराबर हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, जब बेस बराबर हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर घट जाया करती है, पावर घट जाया करती है, यानी x की पावर a माइनस बी हो जाएगी, x की पावर a माइनस बी हो जाएगी। ध्यान रखना है, बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर माइनस हो जाती है ना। बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर जुड़ जाया करती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे देखेंगे, किसी भी नंबर की पावर 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 हो, है ना, किसी भी नंबर की अगर पावर 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 दे रखी हो, इन सभी की हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, यानी पावर पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, चाहे आगे जितना मर्जी हो, है ना, आगे जितना मर्जी हो, उन सभी की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24 होगा। x की पावर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यहां देखेंगे, हाँ जी, ये बच्चे x की पावर यहां पर -1 दे रखी है, इसे बोला जाता है इनवर्स बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, इनवर्स बोला जाता है। जैसे 4 की पावर अगर -1 है ना, इसका मतलब हो जाता है पलटी मारना, यानी उस नंबर का क्या करना होता है, पलटी मारना होता है। 4 की पावर -1 है ना, इसको बोला जाता है इनवर्स, इनवर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा, है ना। 7 का इनवर्स क्या होगा, 7 का इनवर्स हो जाएगा भाई 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स वैल्यू है। ठीक है, अब ये बेसिक चीजों का जब मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर रेसिप्रोकल, इनवर्स, ऐसी ऐसी टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब बच्चे ये होता है। ठीक है, कर लोगे, चलो भाई इससे और आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे। हाँ जी, यहां तो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो गया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, यहां पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है नंबर सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक एग्जाम में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं, है ना, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं, है ना, इस बैच के अंदर करने वाले हैं, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। मैंने आपको बताया था 1800 क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आ गए हैं, जिसमें से 900 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं और 900 क्वेश्चन कंटेंट के हैं। ठीक है, ये 900 के 900 क्वेश्चंस कंटेंट वाले आपको सारे कराए जाएंगे विद चैप्टर वाइज, विद कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू के हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी मैंने अपने क्लास नोट्स को इस तरीके से अरेंज कर रखा है, कोई भी मैं आपका एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, उसके क्वेश्चंस करके, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, हाँ जी, तो भाई ये सारे के सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। ठीक है, यहां पर आपको बताना है 52 का, है ना, यहां पर आपको बताना है 5252 में 5 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। ये स्थानीय मान क्या होता है, ये प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहां देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहां पर देखना है 5252। आपको प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी, 5 की बतानी है। आपको स्थानीय मान बताना है किसका, 5 का बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 को एज इट इज लिख देना है। सबसे पहले 5 को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, है ना। 5 को मैंने क्या कर दिया भाई, एज इट इज लिख दिया। हाँ जी, उसके बाद जितनी डिजिट है, उतनी ही मुझे क्या लगानी है, 0 लगानी है। प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है, बड़े ध्यान से देखना है भाई। 5 का 5 मैंने क्या लिखा, एज इट इज। उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही मैंने क्या लगानी है, 0 लगानी है। ठीक है, उसके बाद 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 यहां पर भी है बच्चे, 5 को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले प्लेस करूंगा। सबसे पहले मैंने 5 को एज इट इज लिखा, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही मैंने क्या लगानी है, 0 लगानी है, उतनी ही मैंने क्या लगानी है, 0। एक बार दोबारा से देखो, सबसे पहले आपको 5 का प्लेस वैल्यू बताना है ना। 5 को एज इट इज लिखा, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही 0। 5 को एज इट इज लिखा, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही 0,
और आगे आपसे पूछा गया है इनका योगफल बताना है बच्चा, है ना, इनका क्या बताना है, योगफल बताना है, सम बताना है। तो सम कितना होगा, सम होगा मेरे प्यारे बच्चों 50-50 होगा, है ना, सम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 50-50, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने का बच्चे ये तरीका होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आपको बताना है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे 24 और 54, आपको बताना है 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं। उसके बाद जितनी डिजिट हैं उतनी ही मैं क्या लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा। उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही मैं क्या लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा। उसके बाद यहां पर 4 की प्लेस वैल्यू, है ना, 4 मैं एज इट इज लिख दिया, 4 मैंने क्या लिखा, एज इट इज, उसके बाद तो कोई जीरो है ही नहीं। अब इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा, है ना, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा। ठीक है, तो 404 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बच्चे 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, उसके अलावा 4 टर्म्स और हैं, टोटल कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, एक होती है बच्चे आपके सामने आती है एक टर्म प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। एक होता है बच्चे फेस वैल्यू होती है, और एक होता है लोकल वैल्यू होती है, और एक होता है रियल वैल्यू होती है, और एक होता है आपका एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, टोटल मिलाकर कितनी होगी भाई, 5। मैं आपको नोट करवा देता हूं, यहां पर नोट करेंगे। ठीक है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू होता है ना, और एक होता है फेस वैल्यू होती है, और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों लोकल वैल्यू होती है, लोकल वैल्यू। ठीक है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू, और एक होता है आपका लोकल वैल्यू होता है। अब मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये क्या है। ठीक है, और एक होता है हमारा रियल वैल्यू होती है। ठीक है, और एक होता है एक्यूरेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान होता है ना, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, स्थानीय मान लिखते हैं। फेस वैल्यू को लिखा जाता है अंकित मान लिखा जाता है। ठीक है, अंकित मान लिखा जाता है। ठीक, लोकल वैल्यू को बोला जाता है जातीय मान बोला जाता है बच्चे, लोकल वैल्यू को बोला जाता है जातीय मान बोला जाता है। ठीक है, रियल वैल्यू को बोला जाता है वास्तविक मान, रियल वैल्यू को बोला जाता है वास्तविक मान बोला जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट नोट करते जाएंगे। हाँ जी, एक्यूरेट वैल्यू को बोला जाता है शुद्ध मान बोला जाता है, एक्यूरेट वैल्यू को शुद्ध मान बोला जाता है। ये 5 टर्म्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, ये 5 टर्म्स आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, और हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है भाई। प्लेस वैल्यू तो मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाई है कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है, और इन सभी का मतलब सेम है, इन सभी का मतलब सेम है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, बताओ भाई 1 3 5 7 9, अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि बताओ 5 की लोकल वैल्यू क्या होगी, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की लोकल वैल्यू क्या होगी, 5 की रियल वैल्यू क्या होगी, और 5 की एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। इन सभी का मतलब सेम होता है ना, इन सभी का मतलब क्या होता है, सेम। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 5 की फेस वैल्यू यानी अंकित मान क्या होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होता है। आपसे पूछा जाए 5 का लोकल वैल्यू जातीय मान क्या होगा, 5 ही होता है। आपसे पूछा जाए 5 का रियल वैल्यू क्या होगा, भाई 5 ही होता है। और आपसे पूछा जाए 5 का एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा, भाई 5 ही होता है। इन सभी का मतलब सेम है ना, इन सभी का मतलब क्या है, सेम है।
और प्लेस वैल्यू क्या होती है अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई है कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, लो जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है और आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है क्या, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करके बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। 42,404 में 4 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। ठीक है, 42,404 में 4 का स्थानीय मान का योगफल बताना है। 42,404 ठीक है, 4 का स्थानीय मान का क्या बताना है, योगफल बताना है। देखो भाई, सबसे पहले 4 को प्लेस करना है, उसके बाद जितनी डिजिट हैं उतनी हमें क्या लगानी है, 0 लगानी है। उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हमें क्या लगानी है, 0 लगानी है। ठीक है, हाँ जी, फिर उसके बाद 4 को प्लेस करना है, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हमें क्या लगानी है, 0 लगानी है। फिर उसके बाद 4 को प्लेस करना है, उसके बाद कोई 0 है ही नहीं, है ना, उसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 भी नहीं लगानी है। इन सभी का क्या पूछा है, योगफल पूछा है। इन सभी का सम पूछा है, योगफल पूछा है। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ जी, 40,404 40,404, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको बताना है 20,340 में 20,340 में आपको 3 और 4 के स्थानीय मान का गुणनफल आपको बताना है ना, गुणनफल आपको बताना है, प्रोडक्ट करना है भाई, प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो भाई, स्थानीय मान का गुणनफल आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और आपसे पूछा गया है लास्ट में क्या, स्थानीय मान के गुणनफल बताना है, यानी प्रोडक्ट आपको बताना है, गुणा करके बताने हैं। भाई 300 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा। 12,000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को प्लेस वैल्यू के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, हाँ जी, अब यहां पर देखेंगे, अब आपको यहां पर स्थानीय मान भी फाइंड आउट करना है और अंकित मान भी फाइंड आउट करना है और उनका अंतर भी बताना है, उनका आपको डिफरेंस भी बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे 86,421, 86,421 में आपको बताना है 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा यहां पर 6,000 हो जाएगा। 6 को सबसे पहले प्लेस करो, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको बताना है 4 का अंकित मान, अंकित मान यानी फेस वैल्यू, है ना, अंकित मान वाले फेस वैल्यू। 4 का अंकित मान 4 ही होता है, 4 का अंकित मान क्या होता है, 4 ही होता है। अब इन दोनों का क्या करना, अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 5,996, 5,996 5,996 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे, लो जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने और। हाँ जी, नंबर है आपके सामने कुछ इस तरीके से 32,649, 32,649, इसमें 6 का अंकित मान और वास्तविक मान का योग बताना है। ठीक है, अंकित मान और वास्तविक मान का योग बताना है। अंकित मान को बोला जाता है फेस वैल्यू और वास्तविक मान को बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू बोला जाता है, या फिर रियल वैल्यू भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 6 का अंकित मान क्या होता है, 6 का अंकित मान 6 ही होता है ना। 6 का अंकित मान हमारा क्या होगा, 6, और वास्तविक मान भी हमारा क्या होगा, 6 होगा।
और इन सभी का योग बताना है, तो इन सभी का योग कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इन सभी का योग कितना होगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लो जी, 32,503 बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आने की गुंजाइश बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, वो भी आपको साथ साथ कराते रहेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, लो जी, 32,503 में 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 32,503 और एक संख्या और भी दे रखी है 48,071। 48,071। ठीक है, 5 का स्थानीय मान और 48,071 में 7 का स्थानीय मान, अंकित मान बताना है। यहां पर अंकित मान, तो 5 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का अंकित मान हमारा क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, इनमें अंतर बताना है, तो भाई 500 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 493 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 493 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लो जी, इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन है क्या, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, तो ऐसा करते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट्स में। देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका परफेक्ट आंसर दे पाता है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है सभी की प्लेस वैल्यू निकालकर इनका योगफल बताना है। इन सभी की प्लेस वैल्यू निकालकर इन सभी का क्या बताना है, योगफल बताना है, सम बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर परफेक्ट दे पाते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट का एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट मुझे लगता नहीं कि आपको फेस करना पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को आज से और अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। रुकना मना है, झुकना भी मना है। अगर रुक गए तो दुनिया आपको झुकाने में कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरह का कोई माइंड में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्वालिफाई होगा नहीं होगा। अपने आप पे विश्वास रखना है। ठीक है, विश्वास अगर कमजोर हो तो इंसान बिखर जाता है, अगर यही विश्वास दृढ़ व मजबूत हो तो इंसान निखर जाता है। तो आपको निखर कर आना है ना, बस टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले तू खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। वही होगा जो आप चाहेंगे, है ना, वही होगा जो इस बार सीटेट का एग्जाम हुआ तो आप क्लियर करके ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं दावा करता हूं 30 में से 30 प्रश्न, 30 में से 30 प्रश्न आपके क्लास नोट से आने वाले हैं। ऐसा हर बार हुआ है, इस बार भी होगा, है ना। हर बार हमारे स्टूडेंट्स 30 में से 30 नंबर लेकर आते हैं और इस बार भी लेकर आएंगे। ये रिकॉर्ड बनाया हमने था और हम ही इसको तोड़ेंगे, है ना। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम भी नहीं हैं। यानी 30 में से 30 नंबर लेने हैं तो लेकर ही रहेंगे। ठीक है, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, है ना, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में 1% भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर हमारे 23-24 नंबर आ जाए तो हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो टॉप करना है, रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड बनाने से हमारा मकसद रहता है। ठीक है, तो 30 में से 30 नंबर यानी 30 में से 30 नंबर ही आपको लेने हैं, एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Love you all students. Love you all. Okay, bye bye. Tata. Take care. Love you all students.